वो फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? डिस्पोजिबल, एग्रीगेट डिस्पोजिबल इनकम का। डिस्पोजेबल एबल इनकम का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताता है कि जो हमारा सर्फ है उसके तब्दील होने से हमारी इनकम भी तब्दील होती है, यानी कि दोनों में कोई एक रिश्ता है, दोनों तब्दील होते हैं। अब वो एक अलग बात है कि कौन पहले तब्दील होता है। अब क्या है कि इसने उसके लिए तीन जो है ना वो उसने प्रोपोजिशंस बनाई थी इस लॉ के लिए। प्रोपोजिशन ऑफ द लॉ क्या क्या है जी? फर्स्ट है हमारे पास नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि जब किसी मुल्क की मजमूई आमदनी में इजाफा होता है, यानी जब हमारी एग्रीगेट इनकम जो है वो इंक्रीज करती है, तो उससे क्या होता है? कंजम्पशन भी बढ़ती है। लेकिन क्या होता है कि सर्फ में जो इजाफा है वो कम निस्बत से होता है, यानी आमदनी में इसका मतलब ये है कि ज़्यादा इजाफा होता है। उसकी वजह वो ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी आमदनी में इजाफा होता है, हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो हम शुरू शुरू में हम चाहते हैं कि उन्हें पूरा फुलफिल कर लें, पूरा कर लें, और इसलिए फिर जब वो ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं तो चुनाचा हमारी आमदनी जब बढ़ेगी भी तो हम कम रकूमात जो हैं वो अशियाए सार्फिन पे, यानी कि अशियाए सार्फिन कंज्यूमर जो गुड्स हैं उन पे कम पैसा खर्च करेंगे। इसीलिए कंज्यूमर गुड्स, उन पे हम कम पैसा खर्च करेंगे। तो पहला ये उसका प्रोपोजिशन है। दूसरा क्या है जी? कंजम्पशन एंड सेविंग्स एंड सेविंग both are related with income, both are related with income, why denote for income। ठीक है, इसमें वो ये कहता है कि जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो इसके नतीजे में क्या होता है? सर्फ यानी आमदनी एक तरफ बढ़ी तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग्स भी बढ़ेंगी। ठीक है, दोनों ही बढ़ेंगी। यानी कि देखो हमारे पास जब हम अपनी वैल्यू इनकम का इक्विलिब्रियम देखते हैं तो उसमें हमारी वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो यहाँ वो ये कहता है कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी, चेंज आएगा उसमें, तो उसके साथ साथ हमारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग्स भी बढ़ेंगी। तीसरा इसका प्रोपोजिशन ये है कि सेविंग्स इंक्रीजेस with the increase in income, with increase in income। इसका मतलब ये है कि आमदनी में इजाफा जब होता है तो सर्फ में इजाफा हमें पता है कि वो कम निस्बत से होता है। ठीक है, इसलिए आमदनी जब बढ़ती है यानी इनकम जब हमारी इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ बचत की मिकदार भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा 4 पॉइंट। उसमें वो बताता है कि हमारा MPC जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो लेस देन होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें पता है कि क्या होता है कि जो हम चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी चेंज जो आ रहा होता है कंजम्पशन में या उन आमदनी में, उन दोनों की जो निस्बत होती है, जो रेशो होती है, उसे हम कहते हैं हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या मुख्ततिम जो है वो मिलाने सर्फ है, मुख्ततिम मिलाने सर्फ है। और APC क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ चेंज इन दोनों में चेंज नहीं होता, सिर्फ C और Y यानी कि कंजम्पशन और इनकम की जो रेशो है वो हमारा APC होता है। तो मिलाने सर्फ क्या शो कर रहा है कि आप किस कदर खर्च कर रहे हो, या आमदनी में तब्दीली से आपके कंजम्पशन में भी तब्दीली दोनों में आई है तो उनकी रेशो क्या है, कितने परसेंट चेंज आ रहा है। तो इस वो बताता है जो गेन्स है वो ये कहता है कि इनकम जब हमारी बढ़ती है तो दोनों जो है वो डिक्लाइन करते हैं, दोनों, यानी इनकम जब हमारी बढ़ेगी तो दोनों ही MPC एंड
APC दोनों ही डिक्लाइन करते हैं, बट जो MPC होता है वो लेस देन रहता है APC से, ठीक है। अब इस कानून के कुछ हमारे पास मफरूजात भी हैं, यानी अजम्पशंस। अजम्पशन क्या क्या है? असम्पशंस क्या है हमारे इस कानून के? तो सबसे पहली है कि हम कहते हैं कि स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इन कंजम्पशन पैटर्न। पैटर्न इसका क्या मतलब है कि हम इसमें ये कहते हैं कि मिलाने जो सर्फ है हमारा MPC वो स्टेबल रहता है। MPC क्या रहता है? स्टेबल होता है, यानी कि वो चेंज इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसमें वो अज्यूम करते हैं कि नफसियाती तौर पर लोगों की आदत ऐसी होती हैं कि वो तब्दील नहीं होती, इसलिए अगर आमदनी की तब्दीली आती है, आमदनी की तकसीम की बात हम करें, आबादी में इजाफा होता है या कीमतों का मयार कम बेश होता है, तो उससे तो फाल सर्फ पर कोई असर नहीं होता, वो ये अज्यूम कर रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा मफरूज़ा ये है कि वो कहता है कि नॉर्मल है हमारी इकॉनमी। नॉर्मल इकॉनमी का मतलब ये है कि ना तो कोई जंग छिड़ती है, ना ही कोई ऐसे फ्लड आता है या कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या कोई हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। तो वो ये कहता है कि इसमें हमारी जो इकॉनमी है वो नॉर्मल, उसकी जो हालात हैं वो नॉर्मल रहते हैं। उसके बाद है जो तीसरा मफरूज़ा है, वो ये कहता है कि जो हमारी इकॉनमी है वो कैपिटलिस्टिक है, यानी कैपिटलिस्टिक लेजिस फेयर इकॉनमी। फेयर इकॉनमी है हमारी इकॉनमी के जो मीशत है उसमें सरमायादाना निज़ाम पाया जाता है, उसके मुताबिक लेजिस फेयर इकॉनमी है। यानी कि लोगों को ये नहीं कहा, उनकी पसंद और आदत के मुताबिक सरमादार चीज़ों को की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और कीमतों का जो मद्देनज़र रखकर सर्फ और बचत से मुतल्लिक फ़ैसले होते हैं और हुकूमत इनके मामलात में कोई अमल दखल नहीं करती। तो ये इसका है एक अजम्पशन। फोर पे है शॉर्ट पीरियड मॉडल। इसका मतलब ये है, शॉर्ट पीरियड मॉडल का मतलब है, क्योंकि केन्स ये कहता है कि इन द लॉन्ग रन वी आर डेड, मीन्स कि वो लॉन्ग रन पे भरोसा ही नहीं करता। वो ये कहता है कि उसका जो नफसियाती कानून है उसमें वो कहता है कि अरसे तवील पे वो यकीन नहीं रखता। वो कहता है कि अरसे कलील के लिए उसका ये मॉडल है, क्योंकि अरसे तवील में हमें मालूम है कि हमारी प्रेफरेंसेस, आबादी, कीमतें, ये सब तब्दील होती हैं, तो इसलिए वो शॉर्ट पीरियड के लिए अपना मॉडल पेश करता है। ये तो था जी हमारा उसकी मफरूज़ात और उसका लॉ। अब हम देखते हैं कि कुछ इसकी इम्प्लीकेशंस भी हैं इस कानून की। इम्प्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस क्या है जी इम्प्लीकेशन और इम्पोर्टेंस उसकी? सबसे पहला ये है कि इसकी क्रूशियल इम्पोर्टेंस है फॉर इन्वेस्टमेंट। इम्पोर्टेंस फॉर इन्वेस्टमेंट, आई शोज फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि सरमायाकारी के लिए इस कानून की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि आप देखें कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उससे हमने कहा कि कंजम्पशन उस निस्बत से नहीं बढ़ती, बल्कि सेविंग्स जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो जाहिर बात है जब हमारा MPC उस हिसाब से, यानी इनकम बढ़ी लेकिन MPC जो है वो कम रहा, तो इस हिसाब से नहीं बढ़ा, लोगों ने इतना खर्च नहीं किया, खर्च पर ध्यान नहीं दिया, तो इससे क्या होगा, हमारी इनकम और कंजम्पशन के दरमियान एक खिला गैप पैदा हो जाएगा। तो जिससे हमें क्या चाहिए कि हम उसे सरमायाकारी, यानी उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें उसे सरमायाकारी के ज़रिए फिल करना पड़ेगा उस गैप को। यानी जिस तरह बचतें जितनी होंगी उनको सबको सब हमें सरमायाकारी में लगा देनी चाहिए, ताकि जो कुछ इकोनॉमी में एक्विलिब्रियम क्रिएट हो सके। नंबर टू है पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल ओवर प्रोडक्शन।
ओवर प्रोडक्शन। इसका मतलब बच्चों ये है कि डॉक्टर केन्स जो है वो ये कहता था कि जब आमदनी हमारी बढ़ेगी, ठीक है, तो जो सर्फ है वो इस हिसाब से कंजम्पशन नहीं बढ़ती, कम बढ़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आमदनी और खर्च में तवाज़न कायम नहीं रहता। तो जितनी चीज़ें, जब खर्च हमारा चेंज नहीं होगा या चेंज होगा बहुत कम होगा, तो उसकी वजह से बहुत सा जो माल है, जो हम वो प्रोडक्शन करेंगे, चीज़ें हैं, वो सेल नहीं हो पाएंगी। तो लोग क्या होगा, लोग खर्च जाहिर बात है कम कर रहे हैं, पेश इससे क्या होगा कि ओवर प्रोडक्शन क्रिएट हो जाए। एक इसका ये भी इफेक्ट आएगा। फिर है सेकुलर स्टैगफ्लेशन, स्टैग स्टैगनेशन सॉरी, सेकुलर स्टैगनेशन। इसका मतलब ये तवील उल जो जमूद या सद बाजारी है। जाहिर बात है जब हमारा MPC लेस देन होगा, 1 से, इकाई से कम होगा, तो जिस कदर आमदनी में इजाफा होता है सर्फी खर्च में, यानी आमदनी बढ़ रही है लेकिन खर्च उस निस्बत से कम बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है, तो मीशत में जो है ना तवील और मुयाद रुझान पाया जाता है। यानी कि मीन्स के जितनी बचतें हुई हैं वो सब सरमाया, यानी जितनी सेविंग्स हुई हैं, सेविंग्स वो सारी की सारी सरमायाकारी में नहीं लगाई गई। तो जिसके नतीजे में क्या होगा, हमारी बचत और यानी कि बचतें तो बढ़ी हैं लेकिन सरमायाकारी नहीं हुई। तो इस तरह बचतें ज़्यादा हो जाएंगी और सरमायाकारी कम, सेविंग्स ज़्यादा होंगी, यानी सेविंग्स बढ़ जाएंगी और इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी। तो इससे क्या होगा, तवील सेकुलर जो है ना स्टैग्नेशन पाया जाएगा। फिर है टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ऑफ बिजनेस साइकिल। इसका मतलब ये है, ये भी देखें कि जब हम ये कहते हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे बिजनेस साइकिल में हमें पता है कि 4 फेजेस होते हैं, प्रॉस्पेरिटी है हमारे पास, डिप्रेशन है, रिवाइवल है, मतलब इस तरह की हमारी 4 स्टेजेस हैं। तो उसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक जो मीशत है वो बूम पे है, इस जगह है, ठीक है, बूम पे है, तो उसमें क्या हुआ कि हमारी आमदनी बहुत ज़्यादा है, इस सिचुएशन में हमारी आमदनी बहुत ज़्यादा है। जब बच्चों आमदनी हमारी बहुत ज़्यादा है तो खर्च लेकिन उस निस्बत से नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब उनके दरमियान खिला आ गया, ठीक है। तो जब खर्च नहीं बढ़ रहा, तो ये फ़ौरन जो पीरियड है ये कम हो जाएगा और इकॉनमी नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। इसी तरह जब हम अगर डिप्रेशन में होंगे, इस जगह होंगे, तो उसमें क्या है कि हमारी आमदनी बहुत कम है लेकिन खर्च उस निस्बत से कम नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा कि इकॉनमी जल्द ही इस सूरत, क्योंकि खर्च इस तरह कम नहीं हुआ, तो दोबारा से कारखानों में काम शुरू हो जाएगा, जो ओवर प्रोडक्शन की हालात हैं वो तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि खर्च तो बढ़ रहा है, खर्च तो हो रहा है लेकिन इनकम कम है, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हम दोबारा इस तरफ ऊपर की तरफ मैशियत चल पड़ेगी। तो इस तरह ये टर्निंग इसके पॉइंट्स होते हैं बिजनेस साइकिल के, इसकी वजह से। फिर है एक्सपेंशन ऑफ इनकम, 5 है इसका पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि जब आमदनी बढ़ती है तो सर्फ दौलत में भी इजाफा होता है, और सर्फ दौलत में ये इजाफा क्या होगा, मज़ीद इससे इन्वेस्टमेंट होगी। जब इन्वेस्टमेंट मज़ीद होगी तो क्या होगा, हम हमें पता है कि आमदनी बढ़ेगी और ज़ारिब और इसरा का जो अमल है इसमें से कौमी आमदनी में इजाफा होता चले जाएगा। और मतलब आप हमारी आमदनी ज़ारिब की वजह से, उसका जो फार्मूला है के इज इक्वल टू 1/1 - MPC, तो इसकी वजह से हमारे आमदनी बढ़ती चली जाएगी। फिर है स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट इंटरवेंशन में हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकी माहिरीन थे वो ये कहते हैं कि जो हुकूमती मुदाखलत की हमायत नहीं वो करते, वो बल्कि वो कहते हैं कि हुकूमत को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुरा हुकूमती इकदाम होते हैं वो पेश पैदवारी के ख़तरे का मुकाबला ना करें। तो सर अब ये है कि
जब हुकूमत इंटरफेयर नहीं करेगी तो इससे क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन पैदा होती चली जाएगी। तो इसलिए हुकूमत को जो है वो मुदाखलत करनी चाहिए इसमें ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी बड़ी अहमियत है। सेंट्रल फोर्स है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुलियाती माशियात में इसको बहुत अहमियत हासिल है, ठीक है, क्योंकि जो आमदनी रोज़गार या पैदावार है उसको जो मुतय्यन करते हैं अवामिल, सिर्फ दौलत को उसका बहुत किरदार है, वो इन चीज़ों को डिटरमिन करती है। तो इसलिए इसमें इसकी बहुत अहमियत है। उसके बाद है हमारे पास डिक्लाइनिंग टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC की जो है वो डिक्लाइनिंग टेंडेंसी ऑफ MPC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। डिक्लाइनिंग टेंडेंसी है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की। इस लॉ के मुताबिक ये है कि जब कंजम्पशन हमारी बढ़ती है लो प्रपोर्शन से, तो क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ रही होती है तो डिमांड जो चीज़ों के लिए होती है वो डिक्रीज़ होती है, और इस तरह डिक्लाइन हो जाता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्जिनल जो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो भी कम हो जाती है, यानी हमारा एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है वो डिक्लाइन होता है, रेट ऑफ रिटर्न। हमारा MEC क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो कि हमें बताता है कि कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो आज के लिए बहुत इतना ही, बहुत शुक्रिया।